बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के लिए वोटिंग कल सुबह होनी है और खान साहब अभी भी इस बात पर बज़िद हैं कि आखिरी ओवर में भी उनके पास कोई ऐसी सरप्राइज़ चीज़ है, ऐसी कोई बॉल करवा सकते हैं, ऐसी कोई शॉट खेल सकते हैं। उनके चाहने वालों को उन पर यकीन है, इसलिए वो इनके इन सारे दावों पर बड़े खुश नज़र आते हैं। सीने ठोंक बजा के कह रहे हैं जनाब कि कल जब आप आएंगे तो आपको लग पता जाएगा। बहरहाल जमहूरियत में क्योंकि नंबर्स जो हैं वो मैटर करते हैं और नंबर्स में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नंबर्स नहीं रहे, वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। अपने मुनर्रफ अरकान के अलावा जो अपोजिशन के पास इत्तेहादी गए हैं, तो अब अपोजिशन के पास नंबर काफ़ी ज़्यादा है। फिर हमने पंजाब में भी कल ही तब्दीली के लिए देखना है जी, वहाँ पे वज़ीर आला कौन होंगे। क्या हमज़ा शहबाज साहब को जो तरीन साहब के ग्रुप ने हिमायत दी है वो उनकी नैया पार लगाएगी या परवेज़ इलाही साहब रातों रात कोई जादू चला पाएंगे। तो हम बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स में हैं, लेकिन कुछ डेंजरस भी लगता है, कुछ ख़तरे भी हैं। और उन ख़तरों की तरफ अगर देखा जाए तो आज खान साहब ने पाकिस्तानी नौजवानों से कहा है कि वो उठ खड़े हों और एहतजाज करें तमाम शहरों में, आज भी और कल भी। साथ उनको याद आया कि रियासत के अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना, लेकिन ये एहतजाज की बात तो है नहीं। तो समझ नहीं आता कि खान साहब कहते हैं कि जो आलमी साजिश है जिसके नतीजे में अदम एतमाद लाई गई है, तो इस में जो लोग मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल है, उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमात जो करने का फ़ैसला हुकूमत कर रही है, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, उनकी गिरफ्तारियां होंगी। एक तरफ ये प्लान है, इसके अलावा भी कुछ है जो वो कहते हैं कि वो मैं कल बताऊंगा कि वो क्या है और कल हमें शिकस्त नहीं होगी। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी भी तब्दील की है। पहले वो कह रहे थे मेरा कोई बंदा भी नहीं जाएगा, अब वो कल पार्लियामान में आएंगे। पार्लियामान में कैसे मनाजर हो सकते हैं अगर उनके अहम रहनुमाओं की इंक्लूडिंग CMKP अगर उनकी ऑडियो लीक्स और वो जो बातें कर रहे हैं, जो पैगामात भिजवा रहे हैं, और ज़रताज गुल साहिबा की भी एक ऑडियो सामने आई मुबैना तौर पर, तो उनको देखा जाए तो लगता है कि कल ऐवान मैदान जंग बनेगा। हम मछली मंडी तो कहते रहते हैं कि ऐवान में मछली मंडी उसको बना दिया, लेकिन क्या शायद कल खुदा न खासा वो मैदान जंग बनेगा। इन्हीं खदशात का इज़हार शहबाज शरीफ साहब ने किया है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया है। वो कहते हैं कि आईनी और कानूनी रास्ता उन्होंने अपनाने से इनकार कर दिया खान साहब ने और वो मुल्क को तसादुम की तरफ लेकर जा रहे हैं। हालात किधर जाएंगे? शेख रशीद साहब ने कहा इस्टेब्लिशमेंट आए और मुदाखलत करे और इंतखाबात कराए। तो वो जो हमें हसरत थी कि कभी कोई ऐसी तब्दीली हो जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का रोल ना हो और जो जमहूरियत है उसको डीरेल ना किया जाए, तो आज एक जमहूरी अमल है, लेकिन जमहूरी अमल वाले कहते हैं नहीं नहीं आएँ, ज़रूर आएँ। तो आने वाले क्या आने में इंटरेस्टेड हैं? नहीं, शायद जो खान साहब ने अब तक पत्ते दिखाए हैं उसके जवाब में जो खामोशी है, जो सन्नाटा है, लगता है कि वो वाकई न्यूट्रल हो गए हैं। तो इस बात पे भी हम यकीन करने से कासर हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है जी। मेरे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनल मौजूद है। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मुर्तज़ा सुलंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार ज़ैगुम खान साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार शाहिद रिन साहब। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। सुलंगी साहब, मुल्क किस तरफ जा रहा है? खान साहब ने आज कहा नौजवानों को कि वो अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक आलमी साजिश के ऊपर एहतजाज करें, मुल्क गिर एहतजाज। तो क्या देखते हैं आप? देखें, ये तो बहुत वाज़ेह है कि खान साहब जो दीवार पे तहरीर लिखी है उससे पढ़ने और तस्लीम करने से इनकारी हैं। ये पाकिस्तान का ट्रंप मोमेंट है। जैसे ट्रंप को शिकस्त हुई थी और उसने अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की, और उन्होंने तो यहाँ तक पेंटागन को भी दबाव डालने की कोशिश की कि किसी तरह से उनकी शिकस्त को फतह में तब्दील किया जाए। और फिर आपने देखा कि 6 जनवरी को जब अपने हामियों से उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो पार्लिमान है उनकी कैपिटल हिल, उस पे हमला करें, तो ये तकरीबन उसकी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। मजबूरी उनकी ये है कि जो 3.5-4 साल से जो गुर्बत, मुफलिसी, महंगाई, बेरोजगारी, बुरी हुक्मरानी और जो अशियाए खुर्द व नोश की बढ़ती हुई जो कीमतें हैं, और जो वादे थे उनके 1 करोड़
नौकरियों के और 10 लाख घरों के, वो सब कुछ उनके सामने है। तो इसलिए ख्वाहिश तो उनकी ये है कि पहले उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से इस मामले को टाला जा सके, और एक हद तक उन्होंने टाला भी है। और कल एक आखिरी कोशिश वो करेंगे कि पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान से बाहर शोर शराबा, हंगामा, फसाद, लाठी ये करके ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए जिसमें स्पीकर को मजबूर किया जाए कि जो एक आईनी प्रोसेस है, जिसकी जमानत और वादा सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत अटॉर्नी जनरल के जरिए कर चुकी है, उससे मुकर जाए और चंद दिन उनको मजीद मिले, मुल्क के अंदर अनारकी हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की रियासत के जो सुतून हैं वो इतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि वो इसमें कामयाब हों। सही मुझे है। लगता है कि वो अब कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो भगदड़ है उसको बचने के लिए मुख्तलिफ तकरीरें करें। आज भी 2 तकरीरें की हैं, लेकिन जी का जाना ठहर गया है। जी का जाना ठहर गया, सुबह गया ये शाम गया, कल शाम तक तो पता चल ही जाएगा। जैगुम साहब, अटॉर्नी जनरल ने उनको मशवरा दिया है कि कोई गैर आइनी इकदाम ना करें, और जो ज़राए ख़बरें देते हैं अंदर की कहानियाँ इजलास की, उन्होंने बहाने तलाश करने के लिए कहा कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि एमरजेंसी लग जाए, या स्पीकर साहब जो हैं वो जैसे सोलंकी साहब कह रहे हैं कि मजबूर हो जाएं कि ये मामला टाल दिया जाए। तो इस एटीट्यूड को खान साहब के को आप कैसे देखते हैं? इसको एक तो हम होप अगेंस्ट होप कह सकते हैं। दूसरा, जो उनका अपना माइंडसेट है कि वो अपने आप को ही पाकिस्तान का मरकज़ और महवर समझते हैं, सिर्फ अपने आप को ही हक और सच समझते हैं, और वो कहते हैं कि उनके बाद शायद ना पाकिस्तान है ना पाकिस्तान के अवाम हैं। बड़ा एक अनफॉर्चुनेट एटीट्यूड वो लेकर चल रहे हैं। देखिए, उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है। उनकी हुकूमत जो है वो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, एक ऐसी कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें उनके पास अक्सरियत नहीं है। इस तरह की कोलिशन गवर्नमेंट दुनिया भर में अनस्टेबल होती है और गिरती रहती है। इस्टेब्लिश डेमोक्रेसीज़ में भी इस तरह की हुकूमतें गिरती हैं, बार बार गिरती हैं। एक मुद्दत के दरमियान में, एक असम्बली की मुद्दत में 3-3 बार, 4-4 बार भी हुकूमतें गिरती हैं, जहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, जहाँ पे जो साख्त है, मतलब जो जो पार्टीज़ की जो साख्त होती है, पार्टीज़ की मेंबरशिप होती है, वो ऐसी होती है जैसी इस वक्त है कि 1-2 इत्तेहादी इधर से उधर हो जाएं तो फिर हुकूमत गिर सकती है, और इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। और इस काम के लिए कोई दुनिया को आने की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया जो है वो उनसे खौफज़दा हो गई है कि वो जो है करून वस्ता के एक फ़ातेह हीरो की तरह से अब कहीं जाके यूरोप फ़तह करने निकले हैं, और शायद वो बहरी बेड़े पे जाके अमेरिका को जो है वो फ़तह कर लेंगे, और वो खौफज़दा होकर उनको उतारने की कोशिश कर रहे आपने हैं। भी नसीम आई हिजाजी थिंक को दिस पढ़ा इज़ है मतलब? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और और ज़्यादा खुशी की बात है कि इमरान खान ने को बहुत ज़्यादा ही पढ़ लिया और सीरियस ले लिया, और ख़ुद को नसीम हिजाज़ी का हीरो भी समझ लिया। तो उनको नसीम हिजाज़ी का हीरो नहीं समझना चाहिए। एक बड़ी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी के वो लीडर हैं, और ऐसे लीडर्स के पास, ऐसी पार्टीज़ के पास हमेशा एक दूसरा चांस होता है। उन्हें मुस्लिम लीग नवाज़ को देखना चाहिए कि मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ क्या नहीं किया, लेकिन वो वापस आ गए ना, तो इनके साथ तो शायद उतना कुछ होगा भी नहीं। He will have another chance. He can have another अच्छा, chance ये बड़ा if इंटरेस्टिंग he पॉइंट है plays कि by the book. मैं आज भी जब सोशल मीडिया पे और अपने न्यूज़ ट्रांसमिशन में बात कर रही थी, रिन साहब में कह रही थी कि आप बियॉन्ड प्राइम मिनिस्टरशिप अपने आप को एज अ लीडर इमर्ज करा सकते थे सारे क्राइसिस में। और अब पीटीआई कराची कह रही है जी हम 11 बजे धरना देंगे। ये जो स्ट्रीट के ऊपर अनरेस्ट की कॉल्स हैं, ये किसके लिए हैं दरअसल? ये न्यूट्रल के लिए हैं? वो इदारे जिनको बिसाखियाँ कहा जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मुबैना तौर पर, ये उन बिसाखियों के लिए हैं? ये किसको, बिकॉज जो वो कर सकते हैं स्ट्रीट पे इस वक्त, वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसको तो नहीं रोक सकता, तो फिर क्या चाहते हैं वो? देखिए, वो जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म करना चाह रहे हैं, उनकी एक कोशिश है, वो जो उनका एक मिज़ाज अपनी 22 साला पॉलिटिकल स्ट्रगल में, चाहे वो ड्रोन हमलों के धरने हों या जो है ना 4 हलके खोलने के धरने हों, उनका मिज़ाज ही वही रहा है। आज हम कहीं पर बैठ के बात कर रहे थे, किसी ने एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया। उन्होंने कहा अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब पहली मर्तबा केपी की हुकूमत बनी थी, वहाँ चीफ मिनिस्टर बन जाते, तो उन्हें अंदाज़ा होता कि एक प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी
को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। 22 साल उन्होंने जरूर जद्दोजहद की, जद्दोजहद करने के बाद वो वजीर आजम भी बन गए, लेकिन जो प्रैक्टिसेस होती हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करने की, कोलिशन को हैंडल करने की, वो नहीं कर पाए। हम नहीं कहते, चौधरी परवेज लाई साहब ने जो कुछ रिमार्क्स दिए थे कि किस तरीके से बच्चे को हैंडल किया जा रहा है, वो सिर्फ सूबे नहीं, मरकज में भी यही सूरत हाल थी। देखें, जिस वक्त वजीर आला बलूचिस्तान में, इस स्टोरी को सिर्फ यहां से लिंक करूंगा, जाम कमाल के खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस आ रही थी, हम उस वक्त कह रहे थे कि ये मामला इस्लामाबाद तक जाएगा, क्योंकि देखें जाम कमाल उन चीफ मिनिस्टर्स में थे चारों सूबों में से जिन्हें कहा जाता था कि वो बहुत ज्यादा लाइकिंग में है। जो शख्स लाइकिंग में था, उन्हें जब निकाला जा रहा था तो वजीर आजम इमरान खान उन्हें बचाने के बजाय निकाले जाने वाली सफ में खड़े थे। अभी वो स्ट्रीट पे जो धरने देना चाह रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि डिसीजन चेंज हो जाएगा। ये क्रिकेट का खेल नहीं है कि एक ओवर में 3-4 छक्के लगेंगे, मैच पलट जाएगा। इस वक्त इत्तेहादी जो थे वो उन्हें छोड़ के जा चुके, ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत कम ये होगा कि कोई अनाउंसमेंट करके फिर उससे बैकआउट करे, क्योंकि ये उनके लिए फिर एक पॉलिटिकल डैमेज हो जाता है। तो खान साहब के पास नंबर गेम कल के लिए हमें नजर नहीं आ रहा। अब उन्हें लगता है कि जैसे आपने बात की कि वो इमरजेंसी के ऑप्शन या दीगर ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं, एक आध दिन के लिए हो सकता है वो अपनी वजारत उज़्मा बढ़ा लें, लेकिन जो उससे क्राइसिस पैदा होगा, उस क्राइसिस को की कीमत जो है वो इमरान खान साहब या पीटीआई अदा नहीं करेगी। उस क्राइसिस की कीमत पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की रियासत को अदा करनी पड़ेगी। सोलंकी साहब, आपने कहा कि रियासत के सुकून फैसला कर चुके हैं कि ये इतनी कमज़ोरी नहीं दिखानी कि किसी के अना के लिए पूरा सिस्टम अनरेस्ट और उस क्योस में चला जाए। तो कहीं पे आपको ये इम्कान नज़र आता है कि जिस तरीके की ये कॉल्स कर रहे हैं, जिस तरीके की अपीलें हो रही हैं, जैसी ऑडियोज़ और वीडियोज़ सामने आ रही हैं, तो इस क्यास को रोकने के लिए कहीं कोई इंटरवीन करेगा या वो इंटरवेंशन भी नहीं होगी? मतलब न्यूट्रल का मतलब है कि लाइक हमने आंखें बंद कर ली हैं, कुछ ऐसी सूरत हाल है, क्या होगा? आंखें किसी ने बंद नहीं की। इसी वजह से आपने देखा कि खान साहब तो 27 मार्च को डी चौक में लोगों को लाना चाहते थे, जो उनके बकौल 10 लाख लोग थे। फिर वो डी चौक परेड ग्राउंड की तरफ क्यों चला गया, ये खान साहब हमें बता दें कि ये तब्दीली कैसे आई। अभी आप अपने रिपोर्टर से पूछ लें कि जिस डी चौक पर इन्होंने कल लोग जमा करने थे, तो इस वक्त रेड जोन का क्या हाल है, वहाँ पर किसी के पर मारने की गुंजाइश है? ये ज़रा पता कर लें कि सिक्योरिटी किसके पास है। इस वक्त एक मुल्क के वजीर दाखिला होते हैं जिनकी असल में जो हुक्मरानी है वो इस्लामाबाद शहर तक ही महदूद है। उनसे ज़रा पूछ लें कि जो सेक्रेटरी दाखिला और उसके नीचे जो मशीनरी है वो क्या उनके हर तरह के अहकामात मानने के लिए तैयार है। अगर ज़रा किसी बीट रिपोर्टर से पूछ लें कि वजारत दाखिला में क्या माहौल है, तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से नहीं है यहाँ पे कि इमरान खान और उसकी काबीना, जिनके अक्सर लोग इस वक्त सामान बांध रहे हैं, बशमूल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बांध के जा चुके, वो कोई ऐसी अनारकी फैलाने में कामयाब होंगे जिसके नतीजे में पाकिस्तान की सलामती को और वकार को कोई बहुत ज़्यादा ख़तरा हो। मेरा नहीं ख्याल है कि इसकी किसी तौर पे भी इजाज़त दी जाएगी। अच्छा, वो हाँ, जो एक आईनी अमल है, एक आईनी अमल है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गारंटी किया है, जिसके पास ये अख्तियार भी है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो तमाम जो रियासती इदारे हैं उनको हुक्म दे कि जो आईनी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करें, तो वो ऐसा होगा। मैं नहीं समझता कि इमरान खान या उनकी जमात या उनकी काबीना किसी किस्म की गैर आईनी सूरत हाल पैदा करने में कामयाब होंगे, इसलिए कि माजी में जो गैर आईनी काम होते रहे हैं, उस वक्त जो इलाकाई और बैनुल अक़वामी माहौल था वो गालिबन साजगार था। इस वक्त पाकिस्तान को गैर आईनी सूरत हाल में धकेलना, मुल्क की सलामती से खेलना होगा, और मेरे ख्याल में जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं फैसला करने वाले, वो इतने ठीक है, उनके खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है ज़ैगुम साहब, और एक वो जो स्लिप ऑफ टंग था अब वो पूरा बयानिया बन गया है। मतलब शिरीन मज़ारी से लेके हर बंदा अमेरिका अमेरिका कर रहा है, और अमेरिका की साजिश और अमेरिका की साजिश। तो ये बयानिया इस ऐसे वक्त में जब
जी का जाना ठहरा हुआ है, तो फिर ये बयानियाँ क्यों है? ये किस पे दबाव डालने की कोशिश है? तंजीला, ये बयानिया है ही इसीलिए कि जी का जाना ठहर गया है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म, दुनिया के किसी भी मुल्क का वज़ीर आज़म, शायद ईरान और नॉर्थ कोरिया को आप एक्सेप्शन दे दें, वो इस तरह की लैंग्वेज जो है वो दुनिया की वाहिद सुपर पावर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा और इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ाम जो है उस पर फेंकेगा और कहेगा कि तुम मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हो? ये मुमकिन नहीं है। ये वही लीडर कर सकता है जो समझ रहा है कि बस हुकूमत में तो 2-3 दिन की बात है, उसके बाद मैंने अपोज़िशन में होना है। और अपोज़िशन में होते हुए तो सब अमेरिका को गाली देते रहते हैं और फिर जब वापस हुकूमत में आते हैं, तो फिर वही करते हैं जैसे इमरान खान ट्रंप से मिले थे आपको लगता है और आइंदा ट्रंप आइंदा से के लिए मिलकर कन्विंस हो गए हैं, तैयारी कर रहे हैं? जी, जी, बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और ट्रंप से जब वापस आए थे आपको मालूम है उन्होंने कहा था वर्ल्ड कप जीत लिया। लेकिन ये नैरेटिव वाला मामला जो है ये बड़ा गहरा है, फिर इस पर तफसील से किसी वक़्त बात करेंगे। आप ये देखिए कि पुराना नैरेटिव जो है उसको अब नए नैरेटिव से रिप्लेस कर रहे हैं। मैं समझता हूँ दुनिया में बहुत कम ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो इमरान खान से ज़्यादा महारत रखते हैं नैरेटोलॉजी पर, नैरेटिव बिल्ड करने पर, नैरेटिव को प्रोपेगेट करने पर इस और बात पे खुद मैं कन्विंस्ड प्रोपेगेंडा हो की गई हूँ। स्किल पहले पर। मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ था, लेकिन शायद साहब आपकी तरफ आने से पहले सुलंगी साहब, एक जो वो होते हैं ना छोटे-छोटे चुटकुले और छोटी-छोटी, वो उन्हें क्या कहते हैं, फुलझड़ियाँ इधर-उधर जो ख़बरों की सूरत में और व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेजेस की सूरत में, वो ये है जी कि एक्स आर्मी ऑफिसर्स जो हैं उनके रैंक्स में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। हमने बहुत सारे वीडियोज़ देखे खान साहब की सपोर्ट के लिए। तो आपको लगता है कि वाक़ई कोई ऐसा डिवाइड है, ये जो एक्स आर्मी ऑफिसर्स के नाम के ऊपर वो डिवाइड हाईलाइट करने की कोशिश हो रही है? यू थिंक कोई ऐसी बात भी है? अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क की सलामती की जिम्मेदारी एक सर्विसमैन के हवाले नहीं है। जो जो सर्विस में हैं उन्होंने अपना पैगाम कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में दे दिया था और वो इमरान खान के हक में नहीं है। तो अब जो व्हाट्सएप एकेडमी ऑफ सोशोलॉजी और पॉलिटिक्स है, वो जो भी करना चाहे वो तो ऐसे ऐसे फार्मूले लाने के लिए लेकर आए हैं जिसका मुल्क के आइन से कोई ताल्लुक वास्ता भी नहीं है। तो वो अपने एक ख्याली दुनिया में रहते हैं। वो अपने ख्याली पुलाव जो है वो पकाते रहते हैं। तो शेख चिल्ली से तो हमारा कोई मुकाबला नहीं। रिंस साहब, जो चले नैरेटिव का क्रेडिट तो खान साहब को जाता है, लेकिन अगर आज से 50 साल पहले भी ये सेंटिमेंट जो है वो इंस्टिगेट होता था, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट, और आज भी हो रहा है, तो हमने फिर कोई कौम को कुछ पढ़ाया लिखाया तो नहीं है? हम तो वहीं के वहीं हैं, या आपको लगता है नहीं कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, इतना बुरा हाल नहीं है? देखिए, अफसोसनाक जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान, चाहे वो ख़त है या वो मरासला है या वो एक डिप्लोमेटिक केबल है, जो भी चीज़ है, उससे वो जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। मैं फिर वही कहूँगा कि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो पीटीआई के प्रेसिडेंट या चेयरमैन नहीं है कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इल्ज़ाम हवा में उड़ जाएगा। जब ये लेटर वाला मामला आया था, मैंने उस वक्त भी किसी से कहा, मैंने कहा कहीं ये 35 पंचर ना निकले। 35 पंचर का मामला तो चले एक धरने की हद तक या मुल्क की सियासी सूरत हाल की हद तक था, लेकिन जो नैरेटिव खान साहब बिल्ड कर रहे हैं, वो नैरेटिव की उसकी जो कॉस्ट है वो इस वक्त मुल्क को अदा करनी पड़ेगी। आज देखें, वाज़े तौर पर एक दो चीजें, अगर हम बात करते हैं कि आलमी कुव्वतें, तरक्की पजीर ममालिक या छोटे ममालिक में इस तरह के काम करते हैं, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, बुक्स में मौजूद है। सुपर पावरों ने, सुपर ताकतों ने ये सब कुछ किया है। खान साहब ने इसको हैंडल किस तरह करना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। डिप्लोमेटिक केबल्स के मुतालिक, मरासलों के मुतालिक, आई थिंक इट्स अ रूटीन प्रोसेस। सही। वो अपना अच्छा, बहुत सी चीजों अच्छा, पे एक आपको और जो, नैरेटिव देते हैं। ठीक है, एक और जो स्पिन दिया, एक जो स्पिन दिया जा रहा है इसको, वो ये भी दिया जा रहा है, सुलंगी साहब और जैगम साहब, आप तीनों से बल्कि पूछती हूँ कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी, उस मीटिंग ने क्योंकि वैलिडेट किया कि ये जो मुबैना केबल, मरासला, ख़त जो भी है ये एग्जिस्ट करता है, तो उस वैलिडेशन को लेके आज मैंने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपने मुनर्रफ अरकान और जहांगीर तरीन के लिए उनका जो सोशल मीडिया विंग है उसने वो ग्राफिक्स बनाई हैं, स्लाइड्स, कि क्या तुम भी गद्दार हो या तुम मुल्क के साथ गद्दारी करोगे। तो जैगम साहब, फर्स्ट योर टेक ऑन दिस,
कि ये इस कमेटी को जो जिस तरीके से स्पिन किया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? और ये जो गद्दारी के फतवे हैं। जी, शाहिद साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो नया इनका नैरेटिव है ये बहुत नुकसानदेह है। मैं समझता हूँ सिर्फ बाहर के लिए नुकसानदेह नहीं है, अंदर के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि जो उनका पिछला नैरेटिव था वो भी बहुत टॉक्सिक था, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। एक तो इसमें दोनों जो हमारे ऐसे नैरेटिव्स जो पाकिस्तान में डिवाइसिव रहे हैं और बहुत बुरी तरह इस्तेमाल हुए हैं, यानी पेट्रियटिज्म का और रिलीजन का, दोनों को वो कंबाइन कर रहे हैं। उन्होंने आज तो अपने मुखालिफों को जो है मुशरकीन भी कह दिया कि ये शिरक हो जाता है, और फिर साथ वो गद्दार भी उनको कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि गद्दारी उनकी साबित भी हो गई है। इंटरनली भी बहुत डिवाइसिव है, एक्सटर्नली भी बहुत नुकसानदेह है। और बिल्कुल ठीक बात है, देखिए अमेरिका का तड़ियाँ लगाना मामूल है, अमेरिका बहुत बड़ी पावर है, सुपर पावर है, और वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता वो रहता है। सैंक्शंस भी लगाते इंडिया में हैं, वो हम पे भी लगाते रहे हैं। और जी, और उनको ज़रूरत नहीं होती कि एक तीसरे दर्जे का उनका ऑफिशियल जो है वो एक सफ़ीर से जाके कैफ़े में ये कहे। सफ़ीर बेचारे की आज की दुनिया में कोई औकात नहीं होती। आजकल मुल्क डायरेक्ट बात करते हैं, एम्बेसी की अहमियत बहुत कम हो चुकी है। ये कम्युनिकेशन की दुनिया है। फेस टू फेस अमेरिका जब इस तरह की बात करते हैं तो खुल्लम खुल्ला खड़का के करते हैं। चंद दिन या 2 दिन भी नहीं हुए कि इंडिया में अमेरिकन ऑफिशियल ने इंडियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट थ्रेट दिया है कि आप अगर रशिया के साथ ट्रेड करोगे तो आपके लिए रिपरकशंस होंगी, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। उनको पाकिस्तान से क्या वो डर रहे हैं कि वो एक छोटे से अपने मुंशी को कहेंगे कि जाओ तुम पाकिस्तान के मुंशी को ज़रा डरा के आओ? ऐसा मसला बिल्कुल नहीं है। वो डराते रहते हैं और हम अपना काम करते रहते हैं। पाकिस्तान की जो बड़ी सक्सेस है वो ये है कि देखिए पाकिस्तान बिल्कुल ना किसी का स्टूज है ना होगा। आप कंपेयर कर लीजिए ईरान के साथ। हम ईरान बनेंगे तो क्या मिलेगा? ईरान को क्या मिला? जूते भी खाए, प्याज भी खाए, सैंक्शंस भी लगवाए, एटम बम भी नहीं बना। हमने इमदाद भी ले ली, एटम बम भी बना लिया। पाकिस्तान ने जो अपनी डिप्लोमेसी की है वो इसी वजह से की है कि हमने डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं किया। हमने कोशिश की कि आर्ट ऑफ द पॉसिबल को तरह लेकर चले, अपने इंटरेस्ट को गार्ड करें। आपने इतनी खूबसूरती से बयान किया सोलंकी साहब, इंटरनल थ्रेट भी है। जब आप गद्दारी के मुकदमात बना रहे हैं, मुनर्रफ अराकीन हूँ, जरदारी साहब हूँ, नवाज शरीफ साहब को तो पहले उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ, अब शहबाज शरीफ, हमजा, शहबाज, बिलावल, सब के ऊपर, तो क्या कोई अगर मैं प्रैक्टिकल मेजर्स जो ये हुकूमत ले सकती है उसके हवाले से पूछूं, तो आपको लगता है कि कुछ हो जाएगा ऐसा? जैसे आज एक बहुत ज़्यादा उन्होंने एफर्ट की कि ज़मानतें मनसूख हो जाए इन लोगों की। देखें, ये गद्दारी के मुकदमे, बकरी की चोरी, कत्ल का मुकदमा, ये हाथ देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। ये वो बंदा ये बातें कर रहा है जिसका आज इक़्तिदार में आखिरी दिन है। कानूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर तो आखिरी दिन जुमेरात था जब बाबर अवान पार्लियामान के फ्लोर पर खड़े हुए और उनके खिलाफ 173 वोट आए। वजीर आज़म रहने के लिए 172 वोट चाहिए। अगर इनके अंदर थोड़ी सी अखलाक, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी ग्रेस, थोड़ी सी हया होती तो उस दिन इस्तीफा दे देते। अच्छा, मैं ज़रा यहाँ रुकिएगा। मैं पंजाब की सूरत हाल को वो कैसे मुतासर होगी? कल एक साथ ही वहाँ भी फैसला है, यहाँ भी है, उसको आगे पीछे कर लिया जाए। यहाँ पे वज़ीर आज़म साहब चले जाते हैं तो वज़ीर आला वहाँ कौन बनेगा? क्या ये कोई इन्फ्लुएंस है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मामले हैं? क्या असर होगा उस पर भी कुछ बात करनी है आप लोगों से। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और मरकज़ की सिचुएशन तो हमने देख ली कि कल क्या होगा, उस पर तो बात की सोलंकी साहब। पंजाब में क्या होने जा रहा है? क्योंकि पंजाब में भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं, और पंजाब में भी जो खान साहब की जमात के मुनर्रफ ग्रुप थे, अब उन ग्रुपों में भी बड़ी टूट फूट है। तो ज़ाहिर है ये तो हम जब गुलाम हैदर वाइन साहब होते थे उस ज़माने में भी हम देख चुके हैं कि किस तरीके से ये जो अरकान और ग्रोह के ग्रोह इधर से उधर हो जाते हैं। लेकिन कल होगा क्या आपके ख्याल में? किसका पल्ला भारी है? मुझसे पूछ रही हैं? जी जी, सोलंकी साहब आपसे पूछ रहे हैं।
मेरे ख्याल में चौधरी परवेज इलाही साहब ने कुछ चालाकी करने की कोशिश तो की है और उस चालाकी में कुछ तेजी भी दिखाई है, लेकिन उनका वजीर आला बनना एक तो उसके इम्कानात कम हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये इस वक्त अहम मामला है ही नहीं। इस वक्त मामला तख्त इस्लामाबाद का है। तख्त इस्लामाबाद का जो फैसला होगा, चाहे परवेज इलाही किसी मोर्चे में मुंतखब हो भी जाएं, तो फिर परवेज इलाही वो नई जो इस्लामाबाद की हुकूमत होगी वो उसी के गिरविदा रहेंगे और वो पुराना फार्मूला बहाल हो जाएगा। अच्छा। इसलिए जो नज़र है वो आप इस्लामाबाद पे रखें। अगर किसी वजह से फर्ज कर लें कि इमरान खान कोई मुआवजा होता है और वो कल तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बना देते हैं और उसके नतीजे में परवेज इलाही मुंतखब हो भी जाते हैं, तो ये अब चलने वाला नहीं है मामला। वो वजीर आजम जो खुद कह रहा है कि मैं चाहता हूँ इलेक्शन कराएं, जिसका वजीर दाखिला जो है वो तरले मिन्नत करता है सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को कि आप रमज़ान के बाद इलेक्शन कराएं, तो अब यहाँ से जो आगे का जो रास्ता है वो इलेक्शन को ही जाता है। ये किसी तौर पे भी अगर इमरान बच पाए तो पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा ही होगा, उनमें कमी नहीं आएगी। बहरान मजीद बढ़ेगा और इनके लिए मसाइल और बढ़ेंगे। लेकिन ये जो एक ख्वाहिश है कि कोई भी आ जाए, मुझे कुछ सियासतदान रिप्लेस ना करे, मतलब जो दोनों जमातें हैं वो ना आए, बाकी कोई भी आ जाए, ये इस ख्वाहिश को कैसे देखते हैं आप? इमरान खान साहब के बारे में उनके मुखालफिन तो कहते ही रहे हैं कि जो वो वजीर अजम बने हैं वो मुंतखब कम और चुनतखब ज़्यादा हैं, वो तो कहते ही रहे हैं। लेकिन उनकी जो ख्वाहिश है वो ये है कि वो जाएं भी तो आईनी तरीके से ना जाएं। जिस तरीके से आइन और कानून की धज्जियां बिखेर कर उनको इक़्तिदार में लाया गया है, उनका ख्याल है और ख्वाहिश ये है कि वो इसी तरीके से वापस जाएं। ये उनकी ख्वाहिश है। मेरा नहीं ख्याल है कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी होगी। ज़ैगुम साहब, जो इस सारे सिनेरियो में एक चीज़ जो बार बार मुझे खटकती है वो ये है कि जो निज़ाम है इस मुल्क का वो जैसा भी है, जो आइन है इस मुल्क का वो जैसा भी है, लेकिन ख़ान साहब उसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते हैं। वो जो भी बात करते हैं वो वैलिडेट होती है, उस निज़ाम में उसकी गुंजाइश है, वो जायज़ है। ये बहस मेरा ख्याल है उनके यहाँ नहीं है। क्यों? आपको भी क्या ऐसा, मेरी बात से आप एग्री करते हैं, और अगर ऐसा है तो वजह क्या है? मैं मुकम्मल आपसे एग्री करता हूँ और उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि सिर्फ वो काफ़ी है। कोई आइन, कोई निज़ाम, किसी और चीज़ की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है। असल चीज़ जो है वो एक ईमानदार लीडर की है। असल चीज़ जो है वो ईमानदार खलीफा की है। तो उनका जो मॉडल है वो एक स्ट्रॉन्ग मैन का मॉडल है, जिसको वो खिलाफत की टर्म्स में बयान करते हैं, और स्ट्रॉन्ग मैन के गिर्द सारा कुछ घूमता है। तो जदीद रियासत के जो तीनों सतून होते हैं, आप देखिए तीनों उनके दौर में बड़े बुरी तरह अंडरमाइन हुए हैं। कि आपकी पार्लियामेंट भी, लेजिस्लेचर भी अंडरमाइन हुई है, आपकी जुडिशरी भी अंडरमाइन हुई है, एग्जेक्टिव भी अंडरमाइन हुई है। एग्जेक्टिव जिसको वो खुद हेड करते हैं, आप ज़रा उसको देखिए कि उसमें किस तरीके की एक बिल्कुल एक उनमें एक फ्रीज आया है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अनार्की जो है वो आई है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम नहीं कर रही। उन्होंने तो वो बराह रास्त जो मैनेजेरियल काम था उनका अपना बराह रास्त उसके अंदर था, उसका भी बेड़ा गर्क किया। सिविल सर्विस भी ठीक तरीके से नहीं चली, पार्लियामेंट डिसफंक्शनल हो गई, अदालत के साथ जिस तरह का सलूक किया गया, कोशिश की गई, जिस तरीके से प्रेशर डाला गया आला अदालतों पर एक हद तक, और फिर नीचे जो कोर्ट्स हैं, पर्टिकुलरली आप देखिए एहतसाब की अदालतें हैं, जिस तरीके से उन पर दबाव डाला गया, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और एक ऐसा चैप्टर है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को, जिसको इन तमाम चीज़ों को रिफॉर्म करके और ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है, ताकि उसके नतीजे में रियासत मजबूत हो और पाकिस्तान की रियासत एक इफ़ेक्टिव स्टेट बन सके। इफ़ेक्टिव स्टेट का मतलब एक ऐसी रियासत जो अपने अवाम के लिए काम कर सके, अवाम को डिलीवर कर सके। हमारा जो मुकाबला है अपने नेबरहुड के साथ, तरक्की का जो मुकाबला है, जिस तरीके से वो आगे जा रहे हैं, आप सिर्फ इस 3.5 साल में सिर्फ एक फैक्ट को देख लीजिए कि आज से 3.5 साल पहले
पाकिस्तान की जीडीपी बांग्लादेश से ज़्यादा थी। सही। आज के दिन पाकिस्तान की जीडीपी बांग्लादेश से 40% कम है। अच्छा, आज वो तो इमरान ये खान भी के कहते हैं ज़री कि दौर पे माहिरीन बैठ जाएं जी, मुकाबला करें, लेकिन मैं क्योंकि सुलंगी साहब ने जाना है तो एक आखिरी सवाल सुलंगी साहब आपसे पहले कर लूं। वो कहते हैं कि सब साजिश है, मतलब गवर्नेंस का, परफॉर्मेंस का तो कोई सवाल ही नहीं है। सवाल बुनियादी तौर पर ये है कि मैं एक ऐसा ब्लॉक बना रहा हूँ, मैं रशिया गया हूँ, मैंने एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की वो बुनियाद रखी है जिससे वेस्ट ना खुश है। एक इसका भी जवाब दें, और कल क्या आपको लगता है कि कोई तरीक़ाकार अपोजिशन की जमातों को अपनाना पड़ेगा कि हाउस के अंदर कोई ऐसा क्यास ना पैदा हो कि जिससे ये मामला बहुत ज़्यादा अनरेस्ट और उसकी तरफ चला जाए? देखिए, ये जो अभी बयानिया बना रहे हैं उसकी बुनियाद कोई नहीं है। अमेरिका मुखालिफ खारजा पॉलिसी या आज़ाद खारजा पॉलिसी नारे लगाने से नहीं होती। उसके लिए कोई ठोस इक़दाम करने पड़ते हैं, उसके लिए कोई मुआशी पॉलिसियाँ अख्तियार करनी होती हैं। आप अभी तक घुटने टेक के और तरले मिन्नत करके IMF के प्रोग्राम के अंदर फंसे हुए हैं। आप जो है वो जब ट्रंप से मिलने गए तो वो जरा वीडियो चलाएं तो आपको पता चले कि किस तरीके से गिगी बंधी हुई थी उनकी, किस तरीके से आप वो सारी चीजें, वो माजी जिस पर अभी तनकीद कर रहे हैं उसकी उनके सामने तारीफ कर रहे थे। तो ये तो अचानक आपको जब कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है तो आपने इस नारे को अपना लिया है। तो नारे लगाने से तो आप खारजा पॉलिसी तब्दील नहीं करते। आपकी खारजा पॉलिसी में क्या हासिलात हैं? आप वहां पर आपके कान में फूंक मारी ट्रंप ने और यहां आकर आपने कहा कि मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया है कश्मीर के हवाले से और दूसरे हवालों से। फिर चंद दिन के बाद आपने देखा कि आर्टिकल 370 और 35A जो है वो चला गया इंडिया में, कश्मीर के साथ जो कुछ हुआ। आप कभी सऊदी अरब को खुश करते हैं, कभी उनको नाराज करते हैं, कभी सऊदी अरब और ईरान की सुलह कराने की का नारा लगाते हैं, कभी आप अर्दवान के पीछे जाते हैं, कभी आप महातीर मोहम्मद के पास जाते हैं। मतलब आपके कश्मीर सबसे बड़ी मिसाल है कि जो कुछ कश्मीर में हुआ, कोई मुसलमान मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं था, मासवाए तुर्की के और एक हद तक ईरान के। तो अब क्या आपकी कामयाबी है? किस चीज का आप जश्न मना रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जी ये साजिश है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया खोल के पढ़ ले, उसमें कोई ये बात नहीं लिखी कि जी गैर मुल्की साजिश है, हुकूमत तब्दील कर रहे थे और यहाँ उनके कोई पार्टनर्स थे, कोलैबोरेटर्स तो कल थे। क्या कुछ जज्बा, की कोई बात नहीं। ये जो सरप्राइज है, लास्ट कमेंट आपका कि जज्बा ईमानी कोई ऐसा जोश मारे, वो जहाद को फर्ज जाहिर है मुसलमानों पे है, वो जहाद की कॉल भी दे रहे हैं, तो कोई इत्तेहादी वापस आ जाए। शाहिद साहब कह रहे हैं ऐसा भी होता नहीं है, लेकिन आपको लगता है कोई ऐसा सरप्राइज? वो बार बार कहते हैं कल भी सरप्राइज है, कल भी सरप्राइज है। जो उन्होंने अमेरिका मुखालिफ, यूरोप मुखालिफ और अब जो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया बनाया है, ये वो बुनियाद है जिस पर उनकी जमात और इत्तेहादी उस एल्फी से जुड़े हुए थे। उन्होंने उस एल्फी को मजीद पिघला दिया है। इसके नतीजे में उनकी जमात और इत्तेहादियों में भगदड़ के और भागने के इम्कानात तो ज़्यादा हैं, इनके करीब आने के इम्कानात नहीं है। ठीक है जी, एक और ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शायद रिंद साहब और ज़ैगुम साहब हमारे साथ होंगे, मुर्जा सुलंगी साहब भी होंगे। पूछेंगे इनसे कि अब कल हम क्या मंज़र देख रहे हैं, उस मंज़र के नतीजे में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा आइंदा चंद दिनों में और चंद हफ्तों में। हमारे साथ रहिए। जी, एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ आइंदा के मंजरनामे पे भी हम बात करेंगे, लेकिन शाहिद साहब से, क्योंकि मैंने पंजाब का नहीं पूछा, तो शाहिद साहब पंजाब में आपके ख्याल में क्या होने जा रहा है? और वहाँ पे नंबर गेम तो अब अपेरेंटली मुत्तहिदा अपोजिशन के हक़ में लगती है, और ज़ाहिर है ये ओपन वोटिंग से वज़ीर आला का इंतखाब होता है। फिर भी कहीं ना कहीं
लोगों को कुछ सरप्राइजेस की उम्मीद पाकिस्तान जैसी पॉलिटिक्स में रहती है, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, चौधरी परवेज लाई चूंकि एक सीजन पॉलिटिशियन है, पुरानी चीजों को जानते हैं, उन्होंने एक जरूर वक्त का इंतखाब बहुत ठीक किया है कि जब मुतहदा अपोजिशन वजीर आजम के मामले में मसरूफ होगी उसी वक्त अपना इंतखाब रखवाएं और उसमें उन्हें कहीं पे स्पेस मिले और वो कोई विंडो खोल के अपनी, जैसे कहते हैं, वजारत आला की कुर्सी तक पहुंचे। लेकिन जहां तक एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, अगर नून लीग के लिए कोई पैनिक होता तो हमजा शहबाज वहां बैठ के मामलात को डील नहीं कर रहे होते। नून लीग की वो क़यादत जो नेशनल असेंबली की मेंबर नहीं है, वो लाहौर में बैठती और वो पैनिक शो करते। अभी तक सो फार मुझे वो पैनिक नून लीग के रैंक एंड फाइल्स में नजर नहीं आ रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त फूट जो है वो हुक्मरान जमात में, हुक्मरान इत्तेहाद में, और लोगों को जो भी लोग हैं, चाहे वो पीटीआई के लोग हैं, नून लीग की तरफ जाना चाहते हैं, जो नून लीग के अंदर मौजूद हैं, वो नून लीग के लोग क्यों चौधरी परवेज लाई को वोट देंगे या पीटीआई को वोट देंगे, जब उन्हें नजर आ रहा है कि ऊपर जो नंबर हैं अदम एतमाद के, वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं। तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती है। हाँ, खान साहब से जो एक मेरे हिसाब से तहरीक के अदम एतमाद का आखिरी रुकन की हैसियत से भी अगर वो सामना करना चाहते, ये उनका आईनी जमहूरी हक था। पूरी पीटीआई उन्हें छोड़ के चली जाए, वो आखिरी रुकन बैठे रहे, उस दिन वोटिंग तक का इंतजार करते। लेकिन इस वोटिंग के लिए जो वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, देखिए नैरेटिव, कभी भी पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में दस्तों गिरेबान नहीं होती या एक दूसरे को गोलियां नहीं मारती, लेकिन उनकी जो नैरेटिव वो सेट करते हैं उसका इफेक्ट नीचे पॉलिटिकल जो वर्कर है उस तक आता है। और खुदा ना खास्ता इस नैरेटिव की वजह से कहीं पे कशीदा सूरत हाल पैदा होती है, किसी जानी माली नुकसान की तरफ चीजें जाती हैं, तो ये खान साहब को लॉन्ग रन में कोई फेवर नहीं करेंगी। हाँ, अगर वो आखिरी शख्स के तौर पर बैठते, अपनी नो कॉन्फिडेंस को फेस करते और फिर बाहर आके अपनी वही एजुटेशन की पॉलिटिक्स करते, कल पीटीआई का पूरा हक है कि वो पूरे पाकिस्तान में रोडों पे खड़ी होकर एहतजाज करे, लेकिन शर्त यह है कि पुरअमन करे। जो माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह का मीडिया को छोड़कर जो उनके व्हाट्सएप वॉइस मैसेजेस आ रहे हैं, वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी जंग की तैयारी कर रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल वो कह रहे बिहेवियर हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। वो वॉर उनकी कंसिडरेशन में है। जैगुम साहब, जो देखिए, इसमें तो मैं भी पहले कह रही थी कि खान साहब का जो पॉलिटिक्स करने का राइट है, जाहिर है वो तो आप उनसे किसी भी सूरत में नहीं ले सकते। अगर उनकी हुकूमत चली भी जाती है, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है, इस वक्त तक पंजाब में उनकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में है, केपी में है, बलूचिस्तान में, ज़ाहिर है रिन साहब से मैं पूछूंगी कि वहाँ क्या सिनेरियो बनेगा आइंदा आने वाले दिनों में। तो ही इज़ लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल फोर्स इस वक्त, उसमें तो वो नहीं, आप कोई दो राय रखते, लेकिन अभी वो आइंदा के लिए अपना लाएअमल तैयार कर रहे हैं। मैं इस नैरेटिव से थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। मुझे लगता है कि अभी भी वो जो कुछ कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से उनकी हुकूमत बच जाए, अदम एतमाद रुक जाए। जाहिर है ये तो उनकी एक पहली ऑप्शन होगी, और ये उन्होंने कहा भी है, और ये उनकी सोच भी है। एक क्रिकेटर की तरह वो एक फाइट करना चाहते हैं। क्रिकेट गेम भी ऐसी है जिसमें आखिरी बॉल पर जो है वो खेल बदल भी सकता है। तो उनका पूरा सोचने का अंदाज जो है, वो उनका फ्रेमवर्क जो है, मेंटल फ्रेमवर्क जो है, वो क्रिकेटर का है, एक पॉलिटिशियन का नहीं है। पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता। पॉलिटिक्स जो है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है। अब उनके सामने सब कुछ सामने आ चुका है, शहमात हो चुकी है। अब माने अगर ग्रेसफुली तो ठीक है, नहीं माने तो एक दूसरी बात है। ये क्रिकेट नहीं है। तो एक तो वो इस पर भी जाहिर है वो कोशिश कर रहे हैं कि आखिर तक शायद कुछ बदल जाए, शायद उनको सपोर्ट करने वाले वापस आ जाएं, और वो अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन साथ साथ वो बिल्कुल तैयारी बाहर जाने की भी कर रहे हैं कि अगर बाहर जाना पड़े तो उसके लिए उन्होंने पूरा नैरेटिव बना लिया है कि ये तो कोई वो बेइज्जती की पीटीआई बात को नहीं है, पोजीशन मैं कहाँ तौहीन पे से कर रहे हैं? आपसे और रिन साहब से मैं पूछूंगी। वो एक प्रोग्रेसिव आउटलुक के साथ आए थे, लेकिन जितना रिलीजन और जितना वो एक राइट वो कर रहे हैं, मतलब पहले भी थे वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो राइट नहीं थे, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज़्यादा अपने आप को वहाँ पे अलाइन कर रहे हैं। आपको लगता है कि इट सूट्स हिज पार्टी? देखिए, प्रोग्रेसिव तो वो कभी भी नहीं थे। आप उनको प्रोग्रेसिव जो है आप समझ लें कि वो कल्चरली प्रोग्रेसिव थे। पॉलिटिकली तो वो कभी भी उनका प्रोग्रेसिव आउटलुक नहीं था। आप उनके पुराने स्टेटमेंट देखें, उनको तालिबान खान ऐसे तो नहीं कहा जाता था।
वो तो टीटीपी के लिए दफ्तर बनाने की बात करते थे, अब वो घुमा के अफगान तालिबान की बात करते हैं। लेकिन जिनके लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर एक्सप्रेस करते थे, जिनसे उन्हें कभी खतरा नहीं हुआ और जिनको हमें मुज़ाकरात के ज़रिए नहीं बल्कि फौजी कुव्वत के ज़रिए क्रश करना पड़ा, वो टीटीपी की बात किया करते थे। और उन्होंने जो एक्सट्रीम रिलीजियस वोट है वो बड़ी तादाद में केपी में भी अपने लिए अट्रैक्ट किया, पंजाब में भी अट्रैक्ट किया। लेकिन जो थोड़ा बहुत उनका एक फिग लीफ था जो नज़र आता था कि कुछ शायद कुछ लिबरलिज्म है, कुछ हल्की फुल्की पॉलिटिकल लिबरलिज्म है, क्योंकि वो मगरिब की मिसालें देते थे। मेरे ख्याल है अब वो भी चला गया है और उसमें उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो उसको भी कायम रखें। तो रिंद अब साहब, रिलीजियस भी आप उनका कैसे बहुत देखते हैं खान साहब जिस तरीके से अपनी पार्टी को पोजीशन कर, और फिर थोड़ा सा बलूचिस्तान का सिनेरियो भी बताएगा, वहाँ क्या होने जा रहा है? तंजीला, देखिए खान साहब, मैंने आपसे कहा ना कि वो क्रिकेट के कप्तान रहे, कप्तान रहते हुए उन्होंने जिस तरीके की जिंदगी या कप्तानी गुजारी, तो वो उसी तरह की कैप्टनसी पॉलिटिक्स में भी पिछले 22 साल से चाह रहे थे। लेकिन वहां पे उनकी परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन, वो इंडिया को इंडिया में हराते थे, इंग्लैंड में उनकी परफॉर्मेंसेस होती थी, फिर 92 का वर्ल्ड कप सोने पे सुहागा हुआ। तो वहां अगर उनका बिहेवियर या एटीट्यूड इस किस्म का होता था तो काबिले बर्दाश्त था, क्योंकि एक शख्स आपको जब परफॉर्मेंस दे रहा हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, तो आपको उसकी कुछ अदाएं बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। 22 साल अब पॉलिटिक्स में उनकी परफॉर्मेंस या इस 3.5 साल में वो ऐसी नहीं थी कि उसमें वो इतनी अदाएं या इतनी चीजें दिखाएं और उन्हें हर कोई बर्दाश्त करता रहे। देखिए, एक चीज जहन में रखिए, खान साहब को सबसे बड़ा मसला यही था कि खान साहब ने चीजों को पहले दिन से पॉलिटिकली हैंडल नहीं किया। मिसाल, आपने बलूचिस्तान की बात की, खान साहब ने बलूचिस्तान को चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के जरिए चलाने की कोशिश की, बावजूद इसके कि सादिक संजरानी का वो इन्फ्लुएंस अपनी जमात में भी नहीं था और उसके अलावा दीगर जमातों में भी नहीं था। लेकिन खान साहब को लगता था कि सादिक संजरानी मुतमईन है तो पूरा बलूचिस्तान मुतमईन है। आज उनका नतीजा उनके सामने आ चुका है। सादिक संजरानी तो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी जमात उनके साथ नहीं खड़ी हुई। बलूचिस्तान की जहां तक आपने बात की, देखें, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान वाज़ेह लफ्जों में कह रहे हैं कि वो बलूचिस्तान में चेंज लाएंगे। मेरी मालूमात के मुताबिक सरदार अख्तर मेंगल अभी तक इस बात पे तैयार नहीं है कि बलूचिस्तान में हुकूमत तब्दील की जाए। उनकी अपनी जवाज हैं, वो समझते हैं कि इसी हुकूमत को जो सूबे में मौजूद है कुद्दूस बिजंजो की कंटिन्यू करवाया जाए, क्योंकि उनके सारे काम हो रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इस सारे मामले के बाद जो दूसरा मरहला होगा वजीर आजम की अदम एतमाद के बाद, सदर का जब मुआखजा हो जाता है, मुआखजा होता है या इस्तीफे की सूरत में जाते हैं, जो भी होता है, उसके बाद नए सदर का जो इंतखाब होगा उसमें चारों सूबाई असेंबलियां इलेक्टोरल कॉलेज होती हैं। तो जो भी नया सदर मुत्तहदा अपोजिशन ने लाना है तो वो कोशिश करेंगे कि वो बड़ी अक्सरियत से लाएं, चाहे वो उनका कैंडिडेट कोई भी हो। ठीक है, तो तो आप उसके लिए समझते उन्हें हैं कि बलूचिस्तान में तब्दीली लानी ज़रूरी है, और सेनेट में भी ज़ाहिर है मतलब मुझे तब्दीली के ऐसा लिए लग तैयारी है रहा है उनकी। पॉलिटिकली चीजें उस तरफ जा रही हैं। ठीक है, जैगम साहब, आप किस तरह से देखते हैं कि खान साहब की कुछ सूबों में हुकूमत है, कल वो अगर कोई मौजज़ाती तौर पर परवेज़ इलाही को वहाँ पे बनवा देते हैं नया वज़ीर आला, तो क्या सिचुएशन होगी? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा टफ अपोजिशन लीडर हूँगा, मैं सड़कों पर जाऊँगा, मैं ख़तरनाक हूँगा, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? देखिए, परवेज़ इलाही तो उनके आदमी नहीं है, वो तो पीटीआई के नहीं है, वो तो अपनी पॉलिटिक्स लेकर चलेंगे और वो खान साहब के जो हैं वो भी बहुत से बंदे ले उड़ेंगे, क्योंकि उस वक्त पेट्रोनेज उनके पास होगी और इस वक्त जो है पीटीआई बड़ी कंप्रोमाइज पोजीशन में हो जाएगी अगर वफाक में हुकूमत ख़त्म हो जाती है और पंजाब में परवेज़ इलाही साहब बैठे हैं, तो उन्हें परवेज़ इलाही साहब की काफ़ी सारी मोहताजी होगी और कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब अगर जाएंगे तो फिर हमजा शहबाज आएंगे, तो उनको सपोर्ट भी करना पड़ेगा और सहना भी पड़ेगा। अब परवेज़ इलाही किस तरह लेकर चलते हैं, अब ये डिपेंड करता है कि क्या वो एक कन्फ्रंटेशनल वहाँ पे पोस्चर लेंगे अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए, या वो अपोजिशन को अकोमोडेट करेंगे जिस तरीके के सोलंकी साहब का ख्याल है। अब ये हमें आगे जो है वो देखना होगा। केपी में हुकूमत चल सकती है, लेकिन इस वक्त ज़हनी तौर पर जो अपोजिशन है वो इस बात पर तैयार है कि जो कौमी हुकूमत है उसको सूबाई हुकूमतों से अलग किया जा सकता है। कि अच्छा। कौमी हुकूमतों के इंतखाब की तरफ आप जा सकते हैं जबकि सूबाई हुकूमतें जारी रहें, और ये भी हमारी प्रैक्टिस अब हो चुकी है 18th अमेंडमेंट के बाद और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद कि वफाकी हुकूमत एक मुख्तलिफ पार्टी की सूबाई हुकूमतें बर्दाश्त कर लेती है। खुद इमरान खान की हुकूमत भी बर्दाश्त की गई, बल्कि इमरान खान को हुकूमत दी गई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत 2008 में 2008 में ही
8 में बनी थी ना जी। जी 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 इनको जी हुकूमत जो है 2013 13 माफ़ी चाहता हूँ, 2013 में नवाज़ शरीफ साहब ने केपी चार्टर की। ऑफ डेमोक्रेसी के तहत ही उनको केपी की जी हुकूमत जी बनने अच्छा। दी। जबकि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को खुद मुकमकाऊ कहते थे और उसको बर्दाश्त किया। तो मेरे ख्याल में वो सिस्टम में कुछ ना कुछ मजबूती जो आ चुकी आखिरी है, कमेंट मैं आप दोनों डिस्पाइट से इमरान चाह रही खान हूँ, साहब। सलंगी साहब क्योंकि हमारे साथ नहीं, जैगुम साहब और रिन साहब, जो रियासती सुतून है इस वक्त की सिचुएशन में, और अगर कल तक ये सिचुएशन मज़ीद वायलेंट हो जाती है तो यू थिंक कि कहीं से कोई इंटरवेंशन होगी, कोई लाइन खींची जाएगी कि इससे आगे आपने अपना ये पॉलिटिकल क्योस और अपनी नैरेटिव बिल्डिंग इससे आगे अपनी लेके जा सकते हैं? पहले रिन साहब आप बताइए। मेरी मालूमात के मुताबिक जो भी इदारे हैं वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपना हर वो जिम्मेदारी जो उनकी जिम्मेदारी बनती है वो उसे अदा करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसेस है उसे पूरा ठीक हो गया। करने के लिए, जैगुम चाहे साहब वो आपको क्या एमएलए लगता हो, है? मेरे ख्याल है नैरेटिव बिल्डिंग पर तो वो कंट्रोल शायद हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो इतनी कोशिश यही ज़रूर करेंगे कि उनके नैरेटिव के गोले जो हैं उनकी तरफ ना आएँ। ठीक है। दूसरे पॉलिटिशियंस को तबाह करते रहें तो उनका क्या जाता है, उसमें कुछ नहीं। लेकिन जहाँ पे सिक्योरिटी की, कोर सिक्योरिटी की बात है कि इस्लामाबाद में कोई बड़ी मुसीबत खड़ी होने लगे, तो मेरे ख्याल है वो बिल्कुल उस पे रेड लाइन ज़रूर होगी और उसकी मिसाल वही इमरान खान का जलसा है जो वो डी चौक पे करना चाहते थे। तो वो पाकिस्तान की अदालतें भी उस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगी और मेरे रियासती ख्याल है इदारे भी, पाकिस्तान की ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं देगी। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच जैगुम खान साहब, शाहिद रिंद साहब, मुर्जा सोलंकी साहब, आपने प्रोग्राम सुना जी। मेरे तजज़ियाकारों की राय में यकीनन हालात मुश्किल हैं और कुछ मज़ीद पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल ये एक रियासत है, एक निज़ाम के तहत चलती है, या माजी में हुकूमतें बदलती रही हैं, मार्शल लॉ लगते रहे हैं। तो ये सारा एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो अब हो रहा है, डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट जा रही है, तो अगर उसको जमहूरी तरीके से ही हैंडल करें खान साहब तो शायद चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब ना हों। जाते जाते आपको रमज़ान की बहुत मुबारक जी। कल पाकिस्तान में पहला रोज़ा है, तो जो लोग रमज़ान को खुशामदीद कह रहे हैं, हमारी बेस्ट विशेज़, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।